नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति से ही। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय जो है गद्दार गद्दार नाम का जो है शब्द बहुत प्रचलित होते जा रहा है। कई नेता हैं जो एक दूसरे को गद्दार बोलने में चूक नहीं रहे हैं। हर सभा में गद्दार, मर्द, नामर्द, खंजर, ऐसे ऐसे बातें हो रही हैं। आखिर में गद्दार है कौन? तो कई नाम हैं, बगावत करने वाले के नाम कई कई हैं। उसमें से पहले नंबर पे हैं शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे जी। तीनों एक दूसरे को गद्दार बोलने में कोई चूक नहीं कर रहे हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे सही में गद्दार कौन है। अभी पिछले दिनों देवेंद्र फडणवीस ने पवार साहब को जो है कहा कि जब उन्होंने 1978 में मुख्यमंत्री बने, सबसे कम उम्र में जब मुख्यमंत्री बने, तो क्या उन्होंने गद्दारी नहीं की थी? क्या उन्होंने बगावत नहीं की थी? उन्होंने उसको उस समय को याद करते हुए पवार साहब को याद दिलाया। लेकिन उसके जवाब में पवार साहब ने कहा, जब हमने वो सरकार बनाई थी 1978 में, सब मुख्यमंत्री बना था, तब जो है फडणवीस साहब प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि फडणवीस साहब की उम्र कम है। पवार साहब इस समय लगभग 83 साल के हैं और जब उन्होंने मुख्यमंत्री बने तब उनका उम्र था 38 साल। तो सीधी सी बात वो कहेंगे कि आप जो बात कर रहे हैं उस समय आपको पूरी जानकारी नहीं है, आप तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे। लेकिन इतिहास भी तो कुछ बोलता है, इतिहास के पन्ने भी कुछ बोलते हैं। चलिए आइए जान लेते हैं हम सबसे पहले पवार साहब की जो इतिहास है। पवार साहब ने जो 38 साल की उम्र में जो मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने किस तरह अपनी भूमिका निभाई थी, किस तरह उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जो है धोखा देके अपने आप को मुख्यमंत्री बनाया था, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। शरद पवार 1967 में बारामती विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े और लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उनका लक्ष्य मुख्यमंत्री की तरफ हो गई। 1975 में कांग्रेस पार्टी की मुखिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर इमरजेंसी थोप दी। लगभग 2 साल इमरजेंसी झेलने के बाद 1977 में आम चुनाव हुआ और कांग्रेस को पूरी तरह से हार झेलनी पड़ी। देश भर में इस्तीफों का दौर शुरू हुआ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शंकरराव चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया। नए मुख्यमंत्री वसुंधरा पाटिल बने। उसके बाद 1978 में विधानसभा का चुनाव हुआ, लेकिन चुनाव के दौरान ही कांग्रेस पार्टी में 2 गुट हो गई और 2 पार्टियां बन गई। पहली पार्टी कांग्रेस आई और दूसरी कांग्रेस यू। कांग्रेस यू के मुखिया यशवंतराव चौहान के साथ शरद पवार भी कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस यू में चले गए। चुनाव के दौरान दोनों कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी, जिसका फायदा जनता पार्टी को हुआ। चुनाव परिणाम में जनता पार्टी को 99 सीट, कांग्रेस आई को 62 सीट और कांग्रेस यू को 69 यानी 69 सीट मिली। यहाँ भी जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट होने के बाद भी सत्ता नहीं बन पाई। दोनों कांग्रेस ने मिलकर सत्ता बनाई और वसुंधरा पाटिल फिर से एक बार मुख्यमंत्री बन गए। वसुंधरा पाटिल का सफर ज़्यादा दिन तक नहीं चला और 5 महीने के भीतर सरकार गिर गई। सरकार गिराने में भी शरद पवार की ही बड़ी भूमिका रही। उन्होंने अपने पार्टी के 62 विधायकों के साथ कांग्रेस के भी करीब 20 विधायक तोड़कर विरोधी पक्ष जनता पार्टी के साथ मिलकर सत्ता बना ली और 18 जुलाई 1978 को 38 साल की उम्र में शरद पवार देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री में शामिल हो गए। उसके बाद शरद पवार अपने कैरियर में महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस पार्टी में उनका आना जाना लगभग लगा रहा। 1999 में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की सर्वोसर्वा सोनिया गांधी को विदेशी महिला का आरोप लगा के पार्टी छोड़ दी और खुद की एनसीपी पार्टी बनाकर महाराष्ट्र में लगातार 3 बार कांग्रेस के साथ ही सत्ता बनाकर अपनी पार्टी एनसीपी को मजबूत बनाने में लगे रहे। 2014 में मोदी लहर आई और एनसीपी की महाराष्ट्र में धीरे धीरे शक्ति कमजोर होने लगी। 2019 में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर जाने लगे। उनका कहना था कि पार्टी कमज़ोर हो गई है और पवार साहब की उम्र भी हो गई है। लेकिन सातारा में हुए चुनावी सभा में जिस तरह से उन्होंने भीग कर अपना भाषण किया और चुनाव परिणाम आने के बाद जिस तरह से महाविकास अघाड़ी बनाने में उन्हें अपनी मुख्य भूमिका निभाई, उससे देश भर के राजनेता दंग रह गए। तो देखा आपने पवार साहब ने किस तरह जो है आपातकाल, जब देश में आपातकाल लगी थी, उसके बाद जब चुनाव हुआ था
तो उसका फायदा उन्होंने किस तरह उठाया था। 1975 में इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था अपनी कुर्सी बचाने के लिए, यानी वो किसी भी हाल में प्रधानमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहती थी, किसी भी हाल में संसद का जो पद था वो छोड़ना नहीं चाहती थी, और उसका एक ही उपाय था कि देश में इमरजेंसी लगा दिया जाए। इमरजेंसी में कांग्रेस ने जो मनमानी किया, जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया, जिस तरह लोग परेशान हुए, उसका रिजल्ट ये था कि 1977 में जब आम चुनाव हुआ तो कांग्रेस पूरी तरह साफ हो गई। जब कांग्रेस साफ हो गई तो सीधी सी बात है, अपोजिट स्ट्रांग हो जाएंगे। उसमें जनता पार्टी उभर के आई, और महाराष्ट्र में भी जो है 1978 में जब चुनाव हुए तो जनता पार्टी ने नंबर 1 हासिल किया, यानी लगभग 100 सीट जीत के, यानी 99 सीट जीत के नंबर 1 पे रही, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। और इसमें भी पवार साहब ने अपना फायदा उठाते हुए जिस तरह से किया, 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने जो है कांग्रेस के ही विधायक तोड़ के अपने साथ कांग्रेस यू जो बनाए थे, यशवंतराव चौहान जी के साथ में मिलके जो है पार्टी तोड़ी, और जो है जनता पार्टी के साथ में उन्होंने सरकार बनाई। आज जो जनता पार्टी जो आज इस समय भारतीय जनता पार्टी है, वो उस समय जनता पार्टी थी, यानी पवार साहब जनता पार्टी के साथ ही सरकार बना के अपने आप को मुख्यमंत्री बनाए थे। तो पवार साहब को तो ये सब याद है, लेकिन लोगों को याद नहीं है। आज के जो राजनीति में जो लोग हैं, जो नए नए युवा हैं, उनको शायद पता नहीं होगा। तो ये इतिहास है। अब आते हैं गद्दार दूसरा कौन है। उद्धव ठाकरे जी ने 2014 में चुनाव जब शिवसेना और बीजेपी के साथ अलग होकर लड़े थे, उस समय उनकी सीट आई थी 63। उस समय भी सरकार क्यों नहीं बनाई उन्होंने? भारतीय जनता के पास 123 सीट थी, और उसके बाद अपक्ष भी उनके पास थे कुछ, लेकिन शरद पवार जी ने वहां पर भी गेम किया। उन्होंने पहले शिवसेना को एक ऐसा अपंग बना दिया कि शिवसेना चारों खाने चित्त हो गई। उनको पता था कि शिवसेना को पहले अपंग बनाओ, बाद में वो हम उसको अच्छी तरह झांसे में ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? पवार साहब जो आज की राजनीति नहीं करते, वो आने वाले 5 साल, आने वाले 10 साल बाद की राजनीति करते हैं। तो आप देख सकते हैं, आपने गौर किया होगा कि 2014 में भी जो है महाविकास आघाड़ी बन सकती थी, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, क्योंकि सभी लोग स्वतंत्र चुनाव लड़े थे, सबकी अपनी अपनी सही सीट थी, उसमें किसी का झगड़ा भी नहीं होता। उस समय भाजपा थोड़ी कहती कि हमारे साथ ने शिवसेना ने गद्दारी की है, क्योंकि स्वतंत्र चुनाव लड़े थे सभी, चारों पार्टियां, कांग्रेस, एनसीपी, भाजपा और शिवसेना। सबकी ताकत दिख गई थी। उसमें भाजपा जो 123 सीट पाके नंबर 1 पे थी, क्योंकि मोदी लड़ थे। 2014 में जिस तरह से लोकसभा में चुनाव हुए थे, जिस तरह से बहुमत में सरकार बनी थी लोकसभा में, उसका परिणाम महाराष्ट्र में भी देखने को मिला, क्योंकि मार्च में चुनाव हुए थे लोकसभा के, और अक्टूबर में हुई विधानसभा के। जो विधानसभा का रिजल्ट आया तो बीजेपी को पवार साहब ने काउंटिंग के दिन ही कह दिया, चुनाव का जिस दिन रिजल्ट चल रहा था उसी दिन कह दिया कि आप अकेले सरकार बनाइए, बाहर से हम आपका सपोर्ट करते हैं। उस समय शिवसेना विरोधी पक्ष नेता में चली गई, क्योंकि नंबर 2 पे शिवसेना थी 63 सीट लेके। एकनाथ शिंदे जी जो आज मुख्यमंत्री हैं, उस समय विपक्षी नेता बन गए, यानी अपोजिशन लीडर बन गए, और लगभग 2 महीना तक जो है अपोजिशन लीडर बने रहे, और शिवसेना जो है एकदम से चारों खाने चित हो गई। तो ये उस समय की बात है। अब आते हैं 2019 में, जब 2 महीना शिवसेना बाहर रही, उसके बाद फडणवीस साहब ने शिवसेना को अपना परिवार समझ के जो है साथ में लिया और साथ में सरकार बनाई। लेकिन फडणवीस साहब भी वहां पर चूक कर गए। उन्होंने गौर नहीं किया कि 5 साल सरकार जो उन्होंने चलाई, उसमें शिवसेना ने पूरी तरह से विपक्ष की भूमिका निभाई। मोदी जी का कोई भी चाहे भाषण हो, चाहे उनका कोई भी वक्तव्य हो, उसका भरपूर विरोध किया शिवसेना ने, और ऐसे लग रहा था कि सरकार चला रही है भाजपा और विपक्ष में बैठे हैं शिवसेना। कांग्रेस, एनसीपी का तो कोई जिक्र ही नहीं था। लेकिन उसके बाद भी 2014 की तरह जो है चुनाव अलग अलग नहीं लड़े। फडणवीस साहब अड़ के बैठ गए कि जो शिवसेना हिंदुत्व पार्टी है, परिवार की पार्टी है, भाजपा की परिवार सहयोगी पार्टी है, 25 साल पुरानी पार्टी है, उनको साथ में ही लेके लड़ना है, क्योंकि कुछ चीजें मतभेद हो सकती हैं, जिसकी वजह से उन्होंने 2014 में देखा। तो वहां पर सबसे बड़ी बात थी, बड़ा भाई छोटा बन गया, छोटा भाई बड़ा बन गया। वो शिवसेना को जो है वो हजम नहीं हो पा रही थी, और जिसमें उस समय जो है उस दौरान संजय राउत
बार बार जो है बीजेपी के खिलाफ ही जो है अपना सुर अलापे हुए थे। कहीं ना कहीं उनको भनक लग गई थी कि 2019 में कुछ नया करना है। तो नया क्या करना है ये आपने देखा सामने कि 2019 में साथ में चुनाव लड़ने के बाद भी उन्होंने महाविकास आघाड़ी बना के शरद पवार जी और कांग्रेस के साथ जो है मुख्यमंत्री बन गए। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद कोरोना आ गई। कोरोना आने के बाद जो जहां वो वहां सब ठप हो गए। उद्धव जी भी जो है मातोश्री या वर्षा बंगले में तीसरी जगह कहीं गए ही नहीं। अब उसका फायदा जो है भाजपा यानी फडणवीस जी और शिंदे साहब एक साथ मिलके कुछ ऐसा गुफ्तगू किए कि आपने देखा कि एक साल पहले ठीक 30 जून को जो है सत्तांतर हुआ और आश्चर्य रूप तरीके से जो है आश्चर्यजनक तरीके से एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बनाए गए, जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली स्थिति साबित हुई। किसी को नहीं पता था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज शपथ विधि होने वाली है। सबको यही पता था कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेंगे और एकनाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन सब कुछ इसका उल्टा हुआ। अब उसके बाद अब बारी आ गई कौन गद्दार कौन गद्दार। तो उद्धव जी जो है अब एकनाथ शिंदे को गद्दार कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जो है 2019 की बात करते हुए कह रहे हैं कि उद्धव जी ने गद्दारी किया, क्योंकि साथ में चुनाव लड़ी और सरकार जो है कांग्रेस एनसीपी साथ बनाई। तो यहां पर हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर में गद्दार है कौन? महाराष्ट्र के राजनेताओं में गद्दार है कौन? जिसने भी गद्दारी की मुख्यमंत्री बने, चाहे शरद पवार जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो या एकनाथ शिंदे जी हो, तीनों मुख्यमंत्री बने, लेकिन दाग जो लगी है वो गद्दार की। अब आप बताइए कि गद्दारी किसने किया है? क्या पवार साहब ने गद्दारी नहीं की? क्या उद्धव जी ने गद्दारी नहीं की? या शिंदे साहब ने गद्दारी नहीं की? सब अपने आप को पाक साफ बोल रहे हैं, कोई गद्दार अपने आप को मानने को तैयार नहीं है। इसका जवाब जो है हम आपसे चाहते हैं। फिलहाल तो चुनाव में तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि 2024 जो है इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट साल है। 2024 में यहाँ के लोकल बॉडी चुनाव हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव तो है ही मार्च अप्रैल में, उसके बाद विधानसभा चुनाव साथ में हुआ नहीं हुआ तो अक्टूबर में होना ही है। यानी 2024 में महाराष्ट्र के लिए चुनाव के लिए काफी इंपॉर्टेंट साल है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि गद्दार आखिर महाराष्ट्र के कौन है? अब आते हैं पवार साहब के ऊपर, थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं 1-2 मिनट की। पवार साहब ने हमेशा जो है कांग्रेस के साथ में उल्टा ही किया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक किसी ने उनको गद्दार नहीं कहा है। पवार साहब ने आपातकाल का जो है पूरी तरह से फायदा उठाया और महाराष्ट्र में कांग्रेस को 2 फाड़ कर दिए। कांग्रेस आई, कांग्रेस यू, और कांग्रेस यू के साथ में जो है उन्होंने यशवंतराव चौहान के साथ में अलग पार्टी बना के अलग अलग चुनाव लड़के जो है फिर कांग्रेस के साथ ही चुनाव में सत्ता बना के जो है बसंत दादा पाटिल के साथ में सीएम बन गए। लेकिन बसंत दादा पाटिल को जो है 4 महीना भी सरकार नहीं चलने दी और अपने आप वहां से पार्टी तोड़ के, कांग्रेस की पार्टी तोड़ के जो है उन्होंने जो है अपनी सत्ता बना ली, यानी जनता पार्टी के साथ, विरोधी पक्ष के साथ में सत्ता बना ली। ठीक उसी तरह जिस तरह से आज जो है 2022 में जो है सत्तांतर होने के बाद शिंदे साहब ने किया, यानी कि महाविकास आघाड़ी में रहते हुए उन्होंने 40 विधायक तोड़े और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना ली। ठीक इसी स्थिति में शरद पवार जी ने 1978 में जो है कांग्रेस के विधायक तोड़ के और जनता पार्टी के साथ जो 99 विधायक थे, लगभग 100 विधायक थे, उनके साथ में सरकार बना के अपने आप को जो है एक बहुत बड़ा राजनेता अपने आप को साबित किया और लगातार उनकी स्थिति इस तरह चलती आ रही है। और उसके बाद तो 1999 में और भी हद हो गई, जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी सोनिया जी जब अध्यक्ष बनाई गई तो उन्होंने उनको विदेशी महिला कहकर जो है कांग्रेस पार्टी ही छोड़ दी और अपनी जो है नई पार्टी एनसीपी बनाई। और देखिए उसके बाद पार्टी बनाने के कुछ ही महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए, अलग से चुनाव लड़े उन्होंने और कांग्रेस के साथ ही जिसको उन्होंने विदेशी महिला कह के अलग हुए, उनके साथ ही सरकार बना के जो है महाराष्ट्र में उन्होंने फिर से सत्ता हासिल कर ली। यानी 99 में जो है कांग्रेस और एनसीपी ने सरकार बनाई और लगातार 3 बार सत्ता में रहे, लेकिन
उन्होंने कभी मुख्यमंत्री अपने पार्टी का नहीं बनने दिया या किसी को बड़ा नहीं बनने दिया। खुद तो केंद्रीय मंत्री भी बने, मतलब कांग्रेस के साथ बगावत करने के बाद वो केंद्रीय मंत्री भी बने, कृषि मंत्री बने, उसके पहले रक्षा मंत्री तो थे ही। तो पवार साहब की राजनीति शायद कोई समझ नहीं पाएगा। वो जो आज करते हैं उसका परिणाम जो है 5 साल या उसके बाद जो है समझ में आता है, लोगों को उसका रिजल्ट आता है। लेकिन कोई समझ नहीं पाता है कि पवार साहब के दिमाग में चल क्या रहा है। 2019 में जिस तरह से उनकी पार्टी हालत हुई थी, सभी पार्टी छोड़ के जा रहे थे। ऐसी स्थिति हो गई थी कि अब एनसीपी पार्टी बचेगी नहीं महाराष्ट्र में। लेकिन उन्होंने ऐसा दांव खेला था, किसी को बताया नहीं उन्होंने, लेकिन ऐसा दांव खेला था शिवसेना के साथ में कि आप चुनाव जो है भाजपा के साथ लड़के, जो भाजपा के अगर चुनाव साथ में लड़ोगे तो आपकी सीटें जो है बीजेपी की कम होगी, आपकी भले कम हो जाए लेकिन बीजेपी की कम होगी, वो जो है हमारे महाविकास आघाड़ी में काम आएगा। क्योंकि बीजेपी अगर अपने दम पे चुनाव लड़ के अगर अपने दम पे सरकार बना लेती है तो महाविकास आघाड़ी नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने किस तरह गेम खेला देखिए। 2014 के बाद उन्होंने शिवसेना को अंदर से मित्रता जारी रखी और भाजपा को शिवसेना को उकसाया कि अपोजिशन की तरफ बात करो। और 2019 में सरकार बना के साथ में चुनाव लड़के शिवसेना ने भाजपा के साथ जिस तरह से किया, उन्होंने महाविकास आघाड़ी के साथ सीएम बने उद्धव जी, तो वो तो गद्दारी है ही। क्योंकि साथ में चुनाव लड़ना और फिर सरकार अलग बनाना एक कुर्सी के लिए, तो एक आम आदमी भी गद्दारी करता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब जो है उद्धव जी शिंदे को कहते हैं गद्दार है, क्योंकि उन्होंने 1 साल पहले उन्होंने 40 विधायक तोड़ के भाजपा के साथ सरकार बनाई। तो अब आपको स्थिति पूरी समझ में आ गई होगी। तो हम यही पूछना चाहते हैं कि असली गद्दार महाराष्ट्र का कौन। 3 मुख्यमंत्री के नाम है इसमें, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी और एकनाथ शिंदे जी। अब आप बताइए कि इसमें असली गद्दार कौन है। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और हमारे चैनल को आपने लाइक जरूर करिए, शेयर कीजिए और अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।